नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक सारांश पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। ये किताब एक बड़े ही दिलचस्प आइडिया पर बेस्ड है कि पैसे में सक्सेस आप कितने स्मार्ट हैं इस पर कम, और आपका बिहेवियर कैसा है इस पर ज्यादा डिपेंड करती है। बिल्कुल, ये सुनने में ही थोड़ा अलग लगता है ना। हाँ, मतलब हम कितने होशियार हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसे को लेकर हम करते क्या हैं, हमारा रवैया क्या है। सही। हमारे पास जो सोर्स है वो इस किताब के मेन आइडियाज और सबकों का एक निचोड़ देता है। तो आज हमारा मिशन है कि दौलत, लालच, खुशी, इनसे जुड़े जो जरूरी सबक हैं उनको निकालें और समझें। ये सोचना ही कितना अजीब है कि हमारा बर्ताव हमारी समझ से ज्यादा मायने रखता है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये किताब ना ट्रेडिशनल फाइनेंस एडवाइस से काफी हट कर है। आमतौर पर तो हम नंबर्स, चार्ट, स्ट्रैटेजीज इनकी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाउसल कहते हैं कि असली खेल तो हमारे दिमाग में चल रहा है। हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारे पिछले तजुर्बे, अच्छा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। ये सिर्फ लॉजिक या स्प्रेडशीट का खेल नहीं है। तो पहला बड़ा सबक जो सोर्स में है वो है कोई पागल नहीं है। मुझे तो ये टाइटल ही बड़ा कैची लगा। हाँ, है ना। इसका मतलब यह है कि पैसे को लेकर हर किसी का नजरिया, उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। जो फैसला किसी एक को बिल्कुल लॉजिकल लगता है हो सकता है दूसरे को एकदम बेवकूफ़ी भरा लगे। और ये सब उनके अपने बैकग्राउंड पर, उन्होंने बाजार को कैसे देखा है, किस टाइम में जी रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। सही। सोर्स में एक लाइन है जो सच में चौंकाती है। कहती है कि पैसे के साथ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस शायद दुनिया में जो हुआ है उसका 0.00000001% ही है। हाँ। लेकिन आप दुनिया को कैसे देखते हैं उसका शायद 80% हिस्सा यही तय करते हैं। ये तो मतलब सोचने वाली बात है। ये बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि जब हम किसी और को कोई अजीब सा फाइनेंशियल डिसीजन लेते देखें, जैसे कोई बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है या शायद बिल्कुल भी नहीं ले रहा, तो फौरन जज करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि भाई इसकी कहानी क्या है। अच्छा। क्या पता उसके अनुभव, उसकी परवरिश उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। ये हमें दूसरों के लिए थोड़ी नरमी और खुद के फैसलों के पीछे की वजहों को समझने में मदद करता है। हर फैसले का एक छुपा हुआ कॉन्टेक्स्ट होता है। सही कहा। तो अगर हर किसी का एक्सपीरियंस और नजरिया इतना अलग है तो फिर क्या सक्सेस सिर्फ हमारे फैसलों पर ही टिकी है? नहीं, यही पर अगला पॉइंट आता है। अगला आइडिया इसी से जुड़ता है, किस्मत और जोखिम का बड़ा हाथ। सोर्स कहता है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत या समझदारी का नतीजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें लक फैक्टर और अनजाने रिस्क, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत सुन के थोड़ी राहत भी मिलती है और थोड़ी चिंता भी होती है ना। हाँ बिल्कुल, ये दो धारी तलवार है। राहत इसलिए कि चलो कुछ गलत हुआ तो शायद पूरी तरह हमारी गलती नहीं। हाँ। और चिंता इसलिए कि भाई सब कुछ हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं। हाउसल इस पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये कि हमें नतीजों से किसी के स्किल का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टर हो पर बुरी किस्मत से लॉस हो जाए, या कोई एवरेज हो पर सही टाइम पर सही जगह होने से बहुत सक्सेसफुल हो जाए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी की सफलता देखकर ये ना मानें कि उसने सब सही किया। हाँ। और किसी की नाकामी देखकर ये ना सोचें कि वो लायक नहीं था। बिल्कुल, यही रियलिस्टिक नजरिया है। हमें अपनी प्लानिंग में हमेशा अनिश्चितता और रिस्क के लिए जगह रखनी चाहिए। वो जिसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेकिंग प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ नतीजों पर नहीं। क्या हमने सोच समझकर फैसला लिया? क्या रिस्क को पहचाना? किस्मत अपना काम करेगी, लेकिन हमारा काम है एक मजबूत प्रोसेस बनाना। प्रोसेस पर ध्यान देना है, ये जरूरी बात है। अच्छा, अगला सबक जो सोर्स में है वो मुझे पर्सनली बहुत सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? ये जानना कि पर्याप्त कब होता है। नेवर एनफ वाला जो चैप्टर है, हाँ। उसका सार यही है कि अगर हम ये तय नहीं करते कि हमारे लिए कितना पैसा, कितनी दौलत काफी है, तो हम हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे। सही। और इस चक्कर में वो चीजें भी दांव पर लगा देंगे जो हमारे पास पहले से हैं और जरूरी हैं, जैसे इज्जत, आजादी, परिवार, दोस्त। ये तो खतरनाक है। ये पूरी तरह से सेल्फ अवेयरनेस और संतुष्टि से जुड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर अपना पर्याप्त का पैमाना दूसरों को देखकर तय करते हैं। हाँ, ये तो होता है। पड़ोसी की नई गाली, बिल्कुल, दोस्त की फॉरेन ट्रिप। हाउसल कहते हैं कि ये गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है।
आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर अगला टारगेट दिखने लगता है। इसका कोई अंत नहीं है अगर आप खुद तय ना करें कि आपकी ज़रूरतें और आपकी खुशी के लिए क्या काफ़ी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये लाइफ में सेटिस्फैक्शन पाने की बात है। लेकिन ये तय करना इतना मुश्किल क्यों होता है कि पर्याप्त क्या है? क्या ये सिर्फ सोशल प्रेशर है या हमारे अंदर कुछ है जो हमेशा थोड़ा और चाहता है? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। सोशल कंपैरिजन तो बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर आज सोशल मीडिया के ज़माने में। हाँ, वो तो है। लेकिन शायद इंसान की फितरत में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने और पाने की इच्छा होती है। चैलेंज इसी इच्छा को सही डायरेक्शन देने और ये समझने में है कि कब ये इच्छा जरूरत से ज्यादा लालच बन रही है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये बैलेंस बनाना वाकई मुश्किल काम है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, कंपाउंडिंग और समय की ताकत। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि लंबे समय तक लगातार किए गए छोटे छोटे सही काम कभी कभार किए गए बड़े कारनामों से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। सोर्स में एक लाइन है, समय के साथ दोहराए गए छोटे लाभ बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर ही लागू नहीं होता, बचत, सीखना, कोई भी आदत, सब पर लागू होता है। अच्छा। कंपाउंडिंग का मैजिक धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि आपका पैसा या आपका एफर्ट सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि उस बढ़त पर भी और कमाई करता है या और सुधार लाता है। ये टाइम के साथ एक्सेलरेट होता है। जैसे वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं। बिल्कुल, उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद बना है। ये कंपाउंडिंग का ही कमाल है। इसका मतलब है कि जल्दी शुरू करना और फिर पेशेंस रखना बहुत जरूरी। ये बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम कोई ऐसी स्कीम ढूंढे जो रातों रात अमीर बना दे। बिल्कुल, हाउसल कहते हैं कि अमीर बने रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा रिटर्न कमाएं। ज्यादा जरूरी ये है कि आप लगातार ठीक ठाक रिटर्न कमाते रहें और लंबे समय तक टिके रहें, बिना किसी बड़ी गलती के। हाँ, बिना किसी ऐसी बड़ी गलती के जो आपको खेल से ही बाहर कर दे। पेशेंस और कंसिस्टेंसी यही असली मंत्र है। सुनने में शायद ये उतना एक्साइटिंग ना लगे जितना बड़ी जीत का पीछा करना, लेकिन ये ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। ये बात मुझे अगले सबक की याद दिलाती है, जो शायद इस किताब की सबसे फेमस बातों में से एक है। दौलत वो है जो आप देखते नहीं हैं। हाँ, ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। जब मैंने सोर्स में ये पढ़ा मुझे सच में सोचना पड़ा। हम तो अक्सर दौलत को ठीक इसके उल्टे तरीके से देखते हैं। महंगी कारें, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, हाँ, इन्हें ही अमीरी मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाउसल का तर्क है कि जब कोई पैसा खर्च करके महंगी चीजें खरीदता है तो वो पैसा चला गया, वो अब दौलत नहीं रही। अच्छा। असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, जो बचाकर इन्वेस्ट किया गया है। वो अच्छी कार जो खरीदी नहीं गई, वो महंगी घड़ी जो पहनी नहीं गई। ये जो अदृश्य संपत्ति है, यही असली दौलत है। ये आपको फ्यूचर में ऑप्शंस, सिक्योरिटी और आजादी देती है। तो अमीर दिखना और असल में अमीर होना, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बिल्कुल अलग। अमीर दिखने के लिए खर्च करना दौलत बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि कई बार ये दौलत घटाने का तरीका बन जाता है। ओह। असली दौलत तो बैंक स्टेटमेंट में या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में छिपी होती है, सड़कों पर दिखती हुई महंगी चीजों में नहीं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, दिखावे से हटकर असलियत पर ध्यान देना। ये वाकई सोचने का एक नया तरीका है। अगला पॉइंट भी इसी तरह माइंडसेट से जुड़ा है। किताब कहती है कि पूरी तरह से रैशनल यानी तार्किक होने की कोशिश करने से बेहतर है रीजनेबल यानी व्यवहारिक होना। हाँ, यहाँ तार्किक का मतलब है मैथमेटिकली बिल्कुल सही, जैसा इकोनॉमिक मॉडल्स मानते हैं, और व्यवहारिक का मतलब है अपनी इंसानी भावनाओं और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए फैसले लेना। हाँ, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। सही बात है। हमारे अंदर डर होता है, लालच होता है, हम बेसब्र हो जाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, अगर वो आपको रात को सोने नहीं देती या आप उसे मार्केट के उतार चढ़ाव में निभा नहीं सकते, तो वो आपके लिए बेकार है। तो रीजनेबल होने का मतलब है ऐसी स्ट्रैटेजी चुनना जिसे आप लंबे समय तक बिना पैनिक किए या बड़ी गलती किए निभा सकें, चाहे वो थ्योरी में बेस्ट ना भी हो। तो मतलब स्टेबिलिटी और मन की शांति उस परफेक्ट स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है जिसे हम फॉलो ही ना कर पाएं। टॉप रिटर्न पाने की कोशिश करें और इस चक्कर में ज्यादा रिस्क लेकर बाहर हो जाएं। अपनी भावनाओं को समझना और उनके साथ काम करना उन्हें इग्नोर करने से बेहतर है। और शायद ये सब बातें हमें आखिरी सबक की तरफ ले जाते हैं कि पैसे का असली मकसद क्या है। हाँ, ये सबसे गहरा सवाल है शायद। हाउसल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आजादी, फ्रीडम, अपने समय पर कंट्रोल। बिल्कुल। ये एबिलिटी के आप जो चाहें
जब चाहें, जिसके साथ चाहें और जब तक चाहें कर सकें। ये सिर्फ ज्यादा चीजें खरीदने की क्षमता से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। अक्सर हम पैसे को सिर्फ कंजम्पशन का जरिया मानते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, छुट्टियां। हाँ, आमतौर पे तो यही सोचते हैं। लेकिन हाउसल कहते हैं कि पैसे की असली कीमत वो कंट्रोल है जो ये आपको अपनी लाइफ पर देता है। नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने की आज़ादी, बिना सैलरी की चिंता किए फैमिली के साथ टाइम बिताने की आज़ादी, या कोई आर्थिक मंदी आ जाए तब भी अपनी लाइफस्टाइल बनाए रखने की आज़ादी। ये ऑप्शंस, हाँ, ये विकल्प ही पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न हो सकते हैं। तो हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करते समय इस आज़ादी और कंट्रोल वाले पहलू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे विचार में तो हाँ, हो सकता है किसी के लिए अमीर होने का मतलब करोड़ों कमाना ना हो, बल्कि इतना कमाना हो कि वो अपनी शर्तों पर जी सके, कम स्ट्रेस के साथ। ये लक्ष्य हर किसी के लिए अलग होगा, लेकिन पैसे को सिर्फ एक स्कोरबोर्ड की तरह देखने के बजाय उसे लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शन लाने वाले टूल की तरह देखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये सारे सबक सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या ये भारत जैसे कॉन्टेक्स्ट में भी उतनी रेलेवेंट है? सोर्स इस बारे में थोड़ा बताता है। हाँ, सोर्स सही कहता है कि ये सबक काफी हद तक यूनिवर्सल है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है और इंसान का मनोविज्ञान तो हर जगह कमोबेश एक जैसा ही होता है। जैसे कि बचत, कंपाउंडिंग। हाँ, बचत, कंपाउंडिंग, धैर्य, बिहेवियर पर कंट्रोल, ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजों को लोकल कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। जैसे कि क्या अलग होगा यहाँ? जैसे पर्याप्त की परिभाषा। भारत में कॉस्ट ऑफ लिविंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, बच्चों की पढ़ाई, शादी, पेरेंट्स की देखभाल। बिल्कुल, और सोशल एक्सपेक्टेशंस भी, ये सब वेस्टर्न देशों से अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर्याप्त का मतलब हर किसी के लिए बहुत पर्सनल होगा। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ के मार्केट के लिए? यहाँ के मार्केट की वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन और रिस्क टॉलरेंस का असेसमेंट ध्यान से करना होगा। अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म सोच रखना यहाँ शायद और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराकर गलत फैसले ना लिए जाएं। कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल तो यहाँ भी उतना ही सच है। और बचत और खर्च के बारे में? बचत दर हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। इनकम चाहे जो भी हो, जैसा हाउस होल्ड कहते हैं, दौलत अक्सर इस बात से ज्यादा बनती है कि आप क्या बचाते हैं, बजाय इसके कि आप कितना कमाते हैं। और खर्च पर कंट्रोल रखना, खासकर दिखावे के लिए खर्च से बचना। हाँ, वो कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन। बिल्कुल, वो यहाँ की कल्चर में जहाँ सोशल स्टेटस दिखाना मायने रखता है, एक चैलेंज भी है और एक अवसर भी। दौलत वो है जो दिखती नहीं का आइडिया यहाँ बहुत रेलेवेंट है। ये भारतीय संदर्भ वाली बात महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना चाहें, वो सबसे जरूरी बातें क्या होंगी जिन्हें श्रोताओं को याद रखना चाहिए? एक्शन लेने लायक मेन पॉइंट्स। सोर्स के आधार पर मुझे लगता है ये 5 मुख्य बातें हैं। ओके। पहला, खुद के लिए तय करें कि पर्याप्त का मतलब क्या है। दूसरों की नकल या सोशल प्रेशर में नहीं, अपनी जरूरतें, अपनी खुशी, अपने लक्ष्य समझें। दूसरा, बचत को प्रायोरिटी दें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। सिर्फ ज्यादा कमाने या मार्केट में बड़ी छलांग लगाने पर डिपेंड ना रहें। रेगुलर और डिसिप्लिन्ड सेविंग ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। तीसरा, बर्बादी से बचें, मतलब अपनी प्लानिंग में गलती की गुंजाइश रखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहें, इमरजेंसी फंड। और सब कुछ एक ही जगह दांव पर ना लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन। ये जरूरी है। चौथा, उस बिहेवियर या स्ट्रैटेजी पर फोकस करें जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बेकार है अगर आप उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। रीजनेबल बने, सिर्फ रैशनल नहीं। ओके। और पांचवां, टाइम और फ्रीडम को वैल्यू दें। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी और अपने टाइम पर कंट्रोल पाने के लिए करें। यही पैसे की असली शक्ति हो सकती है। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल और सोचने पर मजबूर करने वाले सबक हैं। इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल और इमोशनल है। हाँ, बिल्कुल। और ना कि सिर्फ मैथमेटिकल। ये हमें अपने फाइनेंशियल जीवन को एक नए, शायद ज्यादा मानवीय नजरिए से देखने में मदद करता है। इस गहरे विश्लेषण के लिए धन्यवाद। और शायद जाते जाते एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। कि असली इन्वेस्टमेंट सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बल्कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने अंदर है, अपने मनोविज्ञान को समझने में। पैसे को लेकर हमारे डर क्या हैं, हमारी उम्मीदें क्या हैं,
हमारी आदतें कैसे बनी हैं, क्योंकि आखिर में यही अंदरूनी समझ हमारे सारे फाइनेंशियल बिहेवियर को चलाती है। सही बात। श्रोता इस अंदरूनी खोज की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप में एक गहरा सवाल है,